नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेके आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें आपको हम दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में 222 खबरें। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। पूरी दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। जम्मू कश्मीर से बाढ़ के हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ली गई। वायुसेना के विमान से जो तस्वीरें ली गई हैं उसमें सैकड़ों घर पानी में डूबे दिखे। इन तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है कि बाढ़ ने कैसे पूरे जम्मू कश्मीर में कोहराम मचाया है। तस्वीरों में मकान, सड़कें, पुल, पेड़ सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़े एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर को भी शामिल कर लिया है। देर रात ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के जरिए श्रीनगर में बड़ी मात्रा में राहत सामग्री पहुंचाई गई। राहत सामग्री में लाइफ बोट्स, खाने पीने की चीजें, कंबल, टेंट भी शामिल है। वायुसेना ने स्पेशल विमान IL-76 को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए शामिल कर दिया। IL-76 विमान बड़ी मात्रा में राहत सामग्री लेकर श्रीनगर पहुंचा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ का कहर जारी है। मरने वालों की संख्या 160 पहुंच गई है। 400 गांव डूब चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव के लिए 1000 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से 1100 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। पीएम ने बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा बताया। उन्होंने फौरन कंबल और टेंटों का इंतजाम करने के निर्देश दिए। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी बाढ़ का सामना कर रहा है, जिसके लिए हमारी सरकार पाकिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है। वहीं पाकिस्तान ने मोदी की बाढ़ पीड़ितों की मदद की पेशकश को ठुकरा दिया। पाकिस्तान ने कहा कि वो हालात से निपटने के लिए खुद सक्षम है। इससे पहले पीएम ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ से डूबे इलाकों का भयावह मंजर देखा। राज्य का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। पीएम ने जम्मू और श्रीनगर में बाढ़ की समीक्षा के लिए बैठक भी की। बैठक में पीएम ने प्रशासन, सेना, एयरफोर्स और NDRF के आला अधिकारियों से हालात की जानकारी ली और उनसे जरूरी कदम उठाने को कहा। जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव के काम के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से 70 नाव भेजी गई है। साथ ही बाढ़ के हालात को मॉनिटर करने के लिए जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली में कंट्रोल रूम्स बनाए गए। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने पीने का संकट पैदा हो गया है, जिसे देखते हुए एयरफोर्स के जवानों ने कई इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन बाकी कश्मीर में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। जम्मू में धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। तबाही मचाने वाली तवी नदी का जलस्तर घट रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते वैष्णो देवी की यात्रा लगातार चौथे दिन भी ठप रही। श्री शक्ति एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। जम्मू से कटरा जाने वाले सभी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, जिससे हजारों यात्री रास्ते में ही फंस गए हैं। यूपी के पीलीभीत के 70 परिवारों के करीब 250 लोग कश्मीर में लापता हैं। बाढ़ को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने 12 सितंबर तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। रविवार को वायुसेना ने सूबे के अलग अलग इलाकों से कुल 180 जवानों को एयरलिफ्ट किया। उधर NDRF की 17 टीमों को जम्मू कश्मीर भेजने का फैसला लिया गया है। उधमपुर जिले में भूस्खलन के चलते रविवार को 24 घर तबाह हो गए। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग लापता हैं। राजौरी में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मनोवर नदी के पास फंसे लोगों को सेना ने सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। जम्मू में लगातार हो रही बारिशों से पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। रावी नदी में जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के कई गांवों में पानी भर गया। गुरदासपुर में भी सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मुनसरके गांव में सेना ने लहरों के बीच फंसे 18 लोगों को बचाया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। यहां भेड़ीकला गांव में कच्चे मकान गिर गए तो दर्जनों मकानों की छतें उड़ गई। त्योहार के मौसम में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन दिल्ली को दहलाने की तरह था। इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी अयाज शेख ने जांच के दौरान ये खुलासा किया। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की पिटाई के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। लोगों ने तोड़फोड़ की और मुजाहिदीन दिल्ली को दहलाने की तरह था। इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी अयाज शेख ने जांच के दौरान ये खुलासा किया। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की पिटाई के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। लोगों ने तोड़फोड़ की और जमकर आगजनी की। दरअसल शनिवार को रेड लाइट एरिया में एक शख्स की जमकर पिटाई हुई थी, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। हंगामे की शांत कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार हंगामे को शांत किया गया।
बिहार के छपरा में 4 पहिया की चपेट में आने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। हादसे के बाद ड्राइवर भाग गया, लेकिन लोगों ने 4 पहिया गाड़ी पर अपना गुस्सा उतारा। बिहार के नालंदा में जालसाज के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। इस पर बिजली का मीटर लगाने के नाम पर ठगी करने का आरोप था। लोगों ने जब इसे देखा तो पकड़कर जमकर पीटा। इस युवक का एक और जालसाज दोस्त मौके से फरार हो गया। बिजली मीटर के नाम पर इस युवक ने कई लोगों से हजारों रुपए ठगे हैं। भड़के लोगों ने इस युवक की चप्पल जूते से पिटाई कर दी। यूपी के बरेली में नाबालिग के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि 2 लोगों ने पीड़ित के साथ 1 महीनों तक रेप किया। पीड़ित के पिता का आरोप है कि 6 महीने से गांव के ही 2 लोग उसकी बेटी के साथ न सिर्फ रेप कर रहे हैं बल्कि जबरन गर्भपात भी कराया। इंदौर के राजेंद्र नगर में 6 साल की एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ रेप तब हुआ जब उसके घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। बच्ची के रोने की आवाज से परिवार वाले उठे तो बच्ची घर के बाहर गंभीर हालत में मिली। बच्ची को एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों के कत्ल के बाद पूरा इलाका दहशत में है। दरअसल नगरदा गांव में किराना व्यापारी के घर पर बदमाशों ने धावा बोला और किराना व्यापारी, उनकी पत्नी, उनकी मां और भाई की हत्या कर फरार हो गए। हत्या के बाद पुलिस के आला अधिकारी हत्यारों की तलाश में जुट गए हैं। यूपी के कुशीनगर में एक शख्स की पेट से लटकती लाश मिलने से हड़कंप मच गया। रुदही रेलवे स्टेशन के पास पेट से लटका ये शव किसका है, इसकी जांच में पुलिस जुट गई। यूपी के हाथरस में एक शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोपाल नाम का शख्स उड़ीसा में नौकरी करता था। ओडिशा से लौटकर गोपाल हाथरस में अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया था, लेकिन पत्नी ने आने से इंकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर गोपाल ने खुद को गोली मार दी। लखनऊ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक बेटी ने अपने मां बाप पर उसकी झूठी हत्या की झूठी साजिश रचने का आरोप लगाया। दरअसल आजमगढ़ पुलिस ने एक लड़की की हत्या के आरोप में 5 लोगों को जेल में डाल दिया था, जबकि वो लड़की जिंदा है। ये लड़की अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए थाने के चक्कर काट रही है। बिहार के छपरा में सरयू नदी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई। तीनों अनंत पूजा की तैयारी के लिए नहाने गई थी। लड़कियों के साथ एक बच्चा भी था, जिसे मछुआरों ने बचा लिया। बच्चे ने बताया कि लड़की डूबने लगी, जिसे बचाने के चक्कर में तीनों डूब गए। पंजाब के अमृतसर में लुटेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे 26 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लुटेरों ने एटीएम के गार्ड को जमकर पीटा और उसे अंदर बंद करके फरार हो गए। आगरा में 3 बच्चों की मां अपने से कम उम्र के लड़के के साथ गायब हो गए। गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन महिला ने पुलिस के सामने साफ कर दिया कि वो लड़के साथ अपनी मर्जी से रह रही है। मुरादाबाद और रामपुर के बीच कर्मभूमि एक्सप्रेस में 29 अगस्त को हुई डकैती का पर्दाफाश हो गया है। मुरादाबाद राजकीय पुलिस ने डकैती के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये ट्रेन की रेकी किया करते थे। पुलिस ने इनसे लूट का सामान और हथियार भी बरामद किया। आपको बता दें कि 29 अगस्त को 50 से ज्यादा यात्रियों के साथ कर्मभूमि एक्सप्रेस में लूट हुई। यूपी के इलाहाबाद में लोग उस समय सन्न रह गए जब एक लड़की ने दारोगा को सड़क पर सरेआम पीटना शुरू कर दिया। मामला घुरपुर थाना इलाके के जसरा बाजार का है। लड़की ने दारोगा की वर्दी भी फाड़ दी और दारोगा साहब बेबस खड़े रह गए। मामला प्रेम प्रसंग का है। लड़की दारोगा की पूर्व परिचित है। शहर कोतवाली के साउथ मलाका चौकी पर तैनात दारोगा 40 किलोमीटर दूर लड़की से मिलने गए थे। लड़की को किसी अपरिचित के साथ जाते देख दारोगा ने लड़की के दोस्त को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद लड़की का गुस्सा दारोगा पर उतरा। यूपी के अलीगढ़ में औरंगाबाद की एक महिला ने एटा में तैनात रोहित नाम के सिपाही पर एमएमएस बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया कि सिपाही ने नहाते हुए महिला का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर उसके साथ दोस्ती करने का दबाव बना रहा। महिला ने जब इसकी शिकायत अपने घर वालों से की तो सिपाही ने महिला के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। एक अखबार के मुताबिक दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को पीएम मोदी से हरी झंडी मिल गई है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के हवाले से अखबार ने लिखा है कि एलजी के न्योते पर सरकार बनाने को लेकर मोदी को कोई आपत्ति नहीं है। राजनाथ और गडकरी ने 5 सितंबर को नरेंद्र मोदी से इस मामले को लेकर मुलाकात की थी। अखबार की माने तो ये प्रक्रिया अगले 2 हफ्ते में पूरी हो सकती है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। उपराज्यपाल की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय आज फैसला ले सकता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अमित शाह से मंगलवार को दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर मीटिंग बुलाने की गुजारिश की है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है। सतीश उपाध्याय उपराज्यपाल से भी मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने दोहराया कि न्योता मिलने के बाद सरकार बनाने पर विचार किया जाएगा। सतीश उपाध्याय ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। बैठक में सरकार के गठन पर चर्चा हुई।
राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद दिल्ली सतीश उपाध्याय ने कहा कि सरकार बनाना कोई पाप नहीं है। सीएम पद को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि न्योता मिलने के आधे घंटे में सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं उपराज्यपाल के रोल से नाराज दिल्ली कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकालकर एलजी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल नजीब जंग ने बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए न्योता देने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी, जिससे कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी साजिश के जरिए दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस साजिश में शामिल है। मुकेश शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि राजभवन बीजेपी के पार्टी दफ्तर की तरह काम कर रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने रविवार को विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन का शंखनाद कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष नारायण राणे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मौजूद रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मराठी भाषा में 2 किताबें भी लॉन्च की। पहली किताब में मोदी पर निशाना साधा गया, वहीं दूसरी किताब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी की उपलब्धियों का जिक्र है। इस मौके पर चव्हाण ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता लोगों को बताएं कि बीजेपी ने सरकार बनाने के बाद अपने वादे नहीं पूरे किए। देश में बिजली की किल्लत को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। चव्हाण ने कहा कि पीएम मोदी को लीडरशिप दिखाते हुए बिजली की समस्या को दूर करना चाहिए था, फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। चव्हाण ने ऊर्जा मंत्री के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें पीयूष गोयल ने चव्हाण पर बिजली के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के बाद भी यह समस्या हल नहीं हुई। पीयूष गोयल ने चव्हाण पर मिलने के लिए वक्त नहीं देने का आरोप लगाया था। चव्हाण ने कहा कि इंडोनेशिया में कानून बदले जाने से कुछ बिजली कंपनियां बिजली नहीं दे पा रही हैं। इंडोनेशिया से बात करना केंद्र सरकार का काम है। उधर पीयूष गोयल ने दावा किया कि मोदी सरकार में कोयला आधारित बिजली के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए शिवसेना ने आरोग्य सेवा शुरू की है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने मुंबई में टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया। इसके जरिए दूर दराज के गांवों के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज किया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस ने भी कमर कस ली है। मुंबई में 25 सितंबर को एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे पार्टी का ब्लूप्रिंट पेश करेंगे। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कोलकाता के बाद झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने गाजेबाजी और पारंपरिक नृत्य के साथ शाह का जोरदार स्वागत किया। अमित शाह आज एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रभात तारा मैदान में रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। झारखंड में इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा शाह के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले अमित शाह कोलकाता में थे, जहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किए। खासतौर पर शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर उन्होंने ममता को कटघरे में खड़ा किया और पूछा कि वो चुप क्यों है। शाह ने आरोप लगाया कि शारदा घोटाले में क्योंकि ममता के लोग फंसे हैं, इसलिए वो चुप हैं। अमित शाह ने पूछा कि नंदीग्राम और किसानों के लिए ममता ने अनशन किया, लेकिन 17 लाख लोगों के लिए क्यों नहीं, जिन्होंने घोटाले में अपनी जमा पूंजी गंवा दी। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए आशंका जताई कि केंद्र सरकार इस मामले में सीबीआई जांच को प्रभावित कर सकती है। कोलकाता में अमित शाह ने बीजेपी प्रदेश कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया और उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई। अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोलकाता पहुंचे अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को दागी नेताओं से जुड़े केस तेजी से निपटाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकारों को दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने को कहा गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने सभी मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को अलग अलग चिट्ठियां लिखी। इससे पहले कानून मंत्रालय ने सभी हाई कोर्टों से दागी नेताओं के खिलाफ मुकदमे में तेजी लाने की गुजारिश की। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो सियासी फायदे के लिए यूपी में बड़े स्तर पर दंगे करा सकती है। मुलायम सिंह यादव के मुताबिक इस बाबत राज्य सरकार के पास खुफिया सूचना है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर रैली में मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। यूपी के अखिलेश सरकार पर माया सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर दबाव बढ़ गया है। दोषियों के खिलाफ 29 महीने बाद भी कार्रवाई न करने के बाद लोकायुक्त ने पूर्व मंत्रियों की रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी। लोकायुक्त की रिपोर्ट पर राज्यपाल ने अखिलेश सरकार से सिफारिशों पर अमल नहीं करने पर जवाब मांगा है। लोकायुक्त ने दोषी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। सरकार ने एजेंसियों को जांच तो भेजी मगर कार्रवाई नहीं की। केंद्र बगैर नेता विपक्ष के ही लोकपाल सीबीसी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। नियुक्ति प्रक्रिया में नेता प्रतिपक्ष की भी भागीदारी होती है, लेकिन इस बार लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं।
संख्या कम होने के चलते लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस की नेता विपक्ष के पद देने की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि बिना नेता विपक्ष के लोकपाल और दूसरे पदों पर नियुक्तियां कैसे होंगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की वकालत की है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि कई जातियों ने हजारों साल तक कष्ट सहे। भागवत ने कहा कि शोषितों को बराबरी में लाने के लिए अगर ऊंची जातियों को 100 साल तक कष्ट उठाने पड़े तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया में यूपी की 200 पंचायतें जुड़ेंगी। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। स्कीम का मकसद इंटरनेट के जरिए गांव में सुविधाएं पहुंचाना है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। एक भाषण के दौरान मांझी ने कहा कि अगर दलित दारू नहीं छोड़ पा रहे तो उसे दवा की तरह पिए। मांझी ने कहा कि शाम को खाने के बाद शराब पीने को गलत नहीं मानते। आरजेडी नेता और बिहार के मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून पूंजीपतियों और भ्रष्टाचारियों की रखैल। बिजनौर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए रविवार को बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने रैली की। योगी आदित्यनाथ ने एसपी सरकार पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि एसपी मुस्लिमों को खुश करने के लिए मंदिरों में लाउड स्पीकर नहीं बजने दे रहे। वहीं मुजफ्फरनगर दंगों के मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने आजम खान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो वो मुजफ्फरनगर में आकर दिखाएं। आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात के चलते विवादों में आए वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने संसद और सांसदों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि अगर सभी सांसद मिलकर उन्हें फांसी पर चढ़ाने का प्रस्ताव पास करते तो ऐसे सांसदों को वो मूर्ख और बुद्धिहीन कहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि अगर सांसद उन्हें राष्ट्रद्रोही कहेंगे तो वो भी सांसदों को मूर्ख कहेंगे। अपने बयान पर विवाद मचने के बाद वेद प्रताप वैदिक ने सफाई दी। वैदिक ने कहा कि उन्होंने संसद का अपमान नहीं किया है। दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास के बाहर राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से मार्च करते हुए जब ये लोग पाक दूतावास के पास पहुंचे तो बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने इन्हें रोक लिया। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने पाकिस्तान पर अल जवाहिरी और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर इन लोगों ने अल जवाहिरी का पुतला भी फूंका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर एक हफ्ते तक रोक लग गई है। कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली है, जिसके बाद कोर्ट ने फांसी टालने का आदेश दिया। नोएडा के निठारे में रिम्पा हल्दर की हत्या के मामले में कोहली को फांसी की सजा मिली है। राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर चुके हैं। बेंगलुरु का एक सेशंस कोर्ट आज रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे की अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाएगी। एक्ट्रेस के वकील ने दलील दी है कि रसूखदार कार्तिक गौड़ा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, लिहाजा उन्हें बेल न दी जाए। कार्तिक के खिलाफ गुरुवार को एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। कार्तिक गौड़ा के खिलाफ एक कन्नड़ एक्ट्रेस ने रेप और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। एक्ट्रेस का दावा है कि कार्तिक ने जून में उसके साथ मंगलुरु में शादी की थी। ईडी घोटाले की जांच से सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को अलग रखने की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण और कामिनी जायसवाल के खिलाफ सीबीआई की फर्जरी याचिका पर भी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत रॉय सहारा की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल परिसर में बनाए गए कॉन्फ्रेंस हॉल में 10 दिन और रहने की इजाजत मांगी थी। दरअसल जमानत के लिए सुब्रत रॉय संपत्तियां बेचकर 10,000 करोड़ जुटाना चाहते हैं, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें जेल परिसर में तमाम सुविधाओं से लैस हॉल में रहने की इजाजत दी है। शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस के मुताबिक रंजीत पर धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि रंजीत की मौजूदगी में उसके घर की तलाशी ली गई, जिसमें 6 मोबाइल फोन और 36 सिम मिले। वही रंजीत कोहली को भगाने में मदद करने वालों पर भी गाज गिरने वाली है। शेरघाटी के जज एक दूसरे जज के बॉडीगार्ड और रंजीत के एक दोस्त पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इलाहाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर हथियार तस्करों के गिरोह के 3 सदस्यों को रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया। इन तस्करों के पास से 4 पिस्टल और कई बम बरामद किए गए। शाहजहां पर पुलिस और आबकारी टीम ने अल्कोहल की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के 4 टैंकरों से करीब 80,000 लीटर और अल्कोहल बरामद किया गया। कानपुर में गणेश पूजा के आयोजन की आड़ में अश्लील डांस हुआ। अश्लील गानों पर युवतियों ने डांस किया। कानपुर के गीता नगर इलाके में विसर्जन के बाद अश्लील गाने बजाए गए और घंटों अश्लील डांस किया गया। हैरानी की बात यह है कि यह डांस घंटों तक चलता रहा, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने इसे रोका तक नहीं। राजस्थान की सिरोही में 67 साल बाद 2 भाइयों का मिलन हुआ। एक दूसरे से मिलकर दोनों परिवारों की आंखें नम हो गई।
दोनों भाई भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त बिछड़ गए थे। जमानों बाद जब वो मिले तो माहौल भावुक हो गया। इंदौर के चिड़ियाघर में शेरनी ने अपने ही 2 बच्चों को मार डाला। इस सफेद शेरनी ने गुरुवार को 4 येलो टाइगर को जन्म दिया था, लेकिन इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। मौत की वजह खुद शेरनी है। शेरनी के दांत लगने से तीनों की मौत हुई। एक शावक की मौत पहले हो गई थी, जबकि 2 की मौत कल हो गई। मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने दुर्लभ मानी जाने वाली माइल प्रजाति के 4 दुर्लभ दुमुहे सांपों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए इन सांपों की कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के आनंद विहार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुडला गुरु पवन सिन्हा ने महासत्संग किया। 3 दिन तक चले आयोजन के समापन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गुडला गुरु पवन सिन्हा ने धर्म के बारे में कई पहलुओं को लेकर जानकारी दी। प्रवचन सुनने आए लोगों ने बताया कि गुडला गुरु ने उनकी कई समस्याओं का निवारण भी किया है। आज अनंत चतुर्दशी है। घर आए गणपति को देश भर में आज श्रद्धा भाव से विदाई दी जाएगी। अकेले मुंबई में आज करीब 6000 गणपति की मूर्तियों का विसर्जन होगा। मुंबई के समंदर में 72 जगहों पर विसर्जन होगा, जबकि विसर्जन के लिए 27 कृत्रिम जगह बनाई गई। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। शहर भर में करीब 43,000 जवान लगाए गए हैं। इसमें क्विक रिस्पांस टीम और बम डिस्पोजल दस्ता भी शामिल है। इस मौके पर शहर की 49 सड़कें बंद रहेंगी। 55 सड़कों को एहतियाता कर दिया गया है, जबकि 13 सड़कों को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई शहर में ट्रैफिक पर निगरानी के लिए 37 वॉच टावर भी बनाए गए हैं। 404 लाइफ गार्ड्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 67 फर्स्ट एड टीम और 55 एम्बुलेंस तैनात की गई है। सबकी नजरें लालबाग के राजा के जुलूस पर रहेंगी, जो सुबह की आरती के बाद विसर्जन के लिए निकलेंगे। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी गणपति को विदाई दी जा रही है। नागपुर में पूरे रीति रिवाज के साथ लोगों ने रविवार से ही विसर्जन की शुरुआत कर दी। महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली में भी गणपति विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।